स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे दक्षता अभ्यास 3, जिसका पहला प्रश्न है ये दक्षता अभ्यास जो होते हैं, जो भी अभ्यास दक्षता अभ्यास 3 है 3B के मिश्रित सवाल होते हैं। तो पहला प्रश्न है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक दिए गए हैं कि 100 में से 00 नंबर 30 नंबर इस तरीके से प्राप्तांक दिए गए हैं और प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये फार्मूला होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर पदों का योग। पदों का योग का मतलब हो जाएगा पदों का योग, यहां पर थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर लेते हैं। पदों का योग का मतलब है कि पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत दिए गए हैं। तो ये प्राप्तांक है, तो यहां पर पदों का योग की जगह पर कर लेंगे हम प्राप्तांकों का योग। प्राप्तांकों का योग, या आप पदों का योग बटे पदों की संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा शिक्षार्थियों की कुल संख्या। शिक्षार्थी 15 शिक्षार्थी दिए गए हैं ना, तो शिक्षार्थियों की कुल संख्या या फिर शिक्षार्थियों की संख्या बराबर शिक्षार्थियों की संख्या। तो बराबर नीचे लगाएंगे हम बराबर प्राप्तांकों का योग। ये प्राप्तांक दिए गए हैं तो इनका हम कर लेंगे योग, यानी कि 0 00 का मतलब 0, 30 प्लस 30 ये सब हमारे प्राप्तांक है, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे तो हो जाएगा योग। तो 30 30 20 20 40 30 20 20 40 30 यहाँ तक की हो गया। फिर 50 60 50 60, तो 50 प्लस 60 प्लस 50 और प्लस क्या हो जाएगा 60 प्लस, यहाँ तक की हो गया 50 60 50 60। फिर 80 70 30 30, तो 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा प्राप्तांकों का योग। तो प्राप्तांकों का योग होने के बाद में बटे लिखा जाएगा शिक्षार्थियों की संख्या। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थी, ये शिक्षार्थियों की संख्या है कितनी 15, या आप इनको गिन सकते हैं। तो ये 15 शिक्षार्थी हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा 15। तो बराबर अब करते हैं हम प्राप्तांकों का योग। यहां पर देखिएगा सब में लास्ट में 0 है, तो जोड़ना बहुत सरल होगा। यहां पर देखिएगा 3 3 6 2 8 2 10 6 14 और 3 17 17 और 5 22 और 6 28 और 5 33 और 6 39 और 8 39 8 47 47 और 7 54 54 और 6 54 6 हो जाएगा 60। तो ये हुआ 60, साथ में एक 0 सब में है, तो एक 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 15। इसको हम काटेंगे 15 एकम 15, 15 का पड़ा 60 में, तो 15 चक्कू 60 और एक क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा कितना 40 बटे 1, एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो समांतर माध्य आ जाएगा 40। दूसरा प्रश्न देखेंगे 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः दिए गए हैं। 40 किलोग्राम, ये सब किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चाहो तो ये फार्मूला लगा लीजिए, या इसके अलावा देखिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, तो यहां पर पदों का योग होता है। पदों का योग मतलब ये जो हमारे पद दिए गए इनका योग। तो ये हमारे हैं क्या, बस ये देख लेंगे। तो ये है बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
बालिकाओं के भारों का योग, बालिकाओं के भारों का योग बटे होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या की जगह पे हो जाएगा बालिकाओं की संख्या, क्योंकि 10 बालिकाएं दी गई है ना, तो बालिकाओं की संख्या बटे बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं के भारों का योग, तो बालिकाओं के जो भार दिए गए इनका सबका करेंगे हम योग। तो 40, 42, 41, 38, 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37, 35, 35, तो हो जाएगा 37 प्लस 35 और प्लस 35 बटे क्या हो जाएगा, बालिकाओं की संख्या यहाँ पर है 10 बालिकाओं के भार दिए गए, तो बालिकाओं की संख्या जो होगी नीचे रखा जाएगा 10। सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा संख्या है तो यहाँ पर कुछ आधी आधी करके जोड़ लेंगे। 40, 42, 41, 40, 42, 41, 38, 36, 35, 38, 36, तो 5 हमने ये लिख ली, अब 5 आगे लिख लेंगे। 35, 42, 37, 35, 35, 42, 37, 35, 35, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। जिनका इनका जो योग आएगा उनको फिर आपस में जोड़ेंगे, तब आंसर मिलेगा हमको। 2, 1, 3 और 8, 11, 11 और 6 होता है 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, तो 1 और 4, 5, 4, 9, 4, 13 और 3, 16, 16 और 3, 19, 5, 2, 7, 7, 14 और 5, 19 और 5, 24 के 4 हासिल 2, तो 2, 3, 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15 और 3, 18, तो ये हमारा 197 और 184 और जोड़ेंगे इसको, तो टोटल आंसर मालूम हो जाएगा। 7, 4, 11 के 1 हासिल 1, 9, 8, 17, 1, 18 के 8 हासिल 1, 1, 1, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 381 बटे 10, 381 बटे 10। अब इसको हमको भाग करना है, तो इसको हमको करना है भाग, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा 381 बटे क्या है 10, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आगे साथ में ये भी लगा सकते हैं कि बालिकाओं के भारों का जो योग दिया गया है ना, तो वो हमारे सब किलोग्राम में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम किलोग्राम लगाते हुए चलेंगे, किलोग्राम, साथ में मात्रक भी लगा लिया करेंगे। हो सकता है पहले वाले प्रश्न में छूट गया हो, तो ये आगे किलोग्राम लगा लेंगे। यहाँ पर डिवाइड 10, 100 और 1000, 10,000 में डिवाइड बहुत आसान होता है, तो 1 0 काटेंगे, 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 38.1 किलोग्राम, 38.1 किलोग्राम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उसके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको भार किलोग्राम में दिया गया है और बारंबारता दी गई है। 40, 42 ये सब किलोग्राम है, ये बारंबारता दी गई है। जब भार और बारंबारता सारणी में दी होती है तो किस प्रकार से करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है, ये देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉलम, तो यहाँ पर हम बनाएंगे हल में 3 कॉलम। पहला कॉलम भार किलोग्राम में होगा, दूसरा कॉलम बारंबारता का, तीसरा अपने मन से बनाना पड़ेगा भार और गुणे बारंबारता। भार किलोग्राम में हम इसको मानते हैं x,
बारंबारता का मतलब होता है एफ, और भार गुणे बारंबारता जो होता है वो होता है एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा भार किलोग्राम में यानी कि जो आंकड़े दिए होते हैं वो होते हैं हमारे 40 42, ये वाले लिखेंगे 40 42 43 44 और 45, ये भार किलोग्राम में दिया गया है। ये जो हमारा कॉलम एक एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारा रहेगा योग का। बारंबारता कितनी है, जो 40 यानी कि ये जो 40 भार है, भार किलोग्राम में दिया गया है, ये है हमारा 4 बार। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार दिया गया है, यानी कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है 50, और जो हमारा भार दिया गया यानी कि 40 किलोग्राम के 4 व्यक्ति हैं, 42 किलोग्राम के 12 व्यक्ति हैं, यानी कि शिक्षार्थी हैं 43 किलोग्राम के 18 शिक्षार्थी हैं। इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 12, फिर 18 और फिर 10 और फिर क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से ये तो आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। अब इसके बाद में भार गुणे बारंबारता निकाली जाएगी एफ एक्स, यानी कि इन दोनों की गुणा। तो 40 गुणे 4, 40 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 160, 4 चक्कू 16 और 1 क्या हो जाएगा 0। 42 गुणे 12, तो लिखा 42 और गुणे क्या लिखा 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल लगाए 2, 12 चौक 48, 48 और 2 हो जाएगा 50। भार किलोग्राम आपकी बार 43 और 18, तो लिखेंगे 43 गुणे 18, 18 तिया होता है 54, 54 के 4 हासिल लगा 5, 18 चौक 72 और 72 और 5, 72 और 5 होगा 77। 44 गुणे 10, तो 44 और गुणे 10 की गुणा करवाएंगे तो क्या होगा 440, 10 चौक 40, 440 नहीं 10 है ना यहाँ पर, तो 10 चौक 40 यानी कि होगा 400। 45 गुणे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 और गुणे क्या होगा 6, तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 हो जाएगा 27। तो भार गुणे बारंबारता निकालने के बाद में यहाँ पर योग निकालेंगे ना, तो योग क्या होगा, यहाँ पर योग के लिए जो साइन होता है हमने बताया पिछले वीडियो में सिग्मा एफ, क्योंकि एफ का योग निकालना है तो सिग्मा एफ। एफ ये हमारा ग्रीक भाषा का अक्षर है, ग्रीक भाषा का अक्षर जो हमारा प्रतीक होता है योग का, तो यानी कि एफ का योग यानी कि बारंबारता का योग यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6 वंश वाला जोड़ा जाएगा, 6 इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो 4 2 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल कितना लगेगा 2, 2 हासिल होगा 2 1 3 1 4 1 5। तो सिग्मा एफ का जो योग होगा यानी कि बारंबारता का जो योग होगा वो होगा 50। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है भार गुणे बारंबारता जितना भी आया है उसका योग। 4 4 8, 6 7 13, 13 7, 13 7 20, 20 का 0 हासिल लगेगा 2, तो 2 1 3 5, 8 8 7 15 और 4 19 और 2 21। तो हमको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान मालूम हो गया है। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य, उनके भारों का समांतर माध्य पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे भारों का समांतर माध्य बराबर भारों का समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या हो जाएगा एफ। तो इसमें मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का जो मान है 2108 है, तो लिखेंगे 2108 बटे, और सिग्मा एफ का जो मान है वो है 50, तो नीचे हम क्या लिख देंगे 50। तो अब इसको हम सरल करेंगे, चाहे इसी से सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए या फिर 2 से कट जाएगा फिर उसके बाद में कीजिएगा। तो ये रफ वर्क 50 2108, 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे 210 में, 50 का पहाड़ा 210 में, तो 50
चक्कू क्या हो जाएगा, 50 चक्कू हो जाएगा 200, बचेगा कितना 10, उतारेंगे कितना 8 हो गया 108। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, बचेगा कितना 8। आगे उतारने को कुछ बचा नहीं है तो हम लगाएंगे दशमलव। दशमलव जब लगाते हैं तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 50 से कम 50, बचा कितना 0 और 8 में से 5 गया 3, तो दशमलव तो 1 लगा है तो एक बार हम उतार सकते हैं 0। तो 50 छेका, 50 छेका जो होगा वो हो जाएगा 300। तो आंसर क्या आ जाएगा 42.16 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42.16। और 1/6 क्या है हमारा बाहर किलोग्राम में दिया गया है ना, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा 42.16, आंसर क्या हो जाएगा किलोग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको यानी कि आंकड़े साथ में बारंबारता दी गई हो तो सारणी के द्वारा हल किया जाता है, यानी कि सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान निकालकर फिर समांतर माध्य निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये 2 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई जो होगी वो लिखी जाएगी सेंटीमीटर में। पहला कॉलम इसको हम मानेंगे क्या x। फिर दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा बारंबारता का, बारंबारता इसको हम क्या बोलते हैं f। तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा ऊंचाई गुणे बारंबारता, ऊंचाई गुणे बारंबारता। ऊंचाई गुणे बारंबारता यानी कि ऊंचाई को हमने x माना था, यहाँ पर ये आंकड़े हैं और ये बारंबारता बार बार आने की संख्या यानी कि आंकड़ों के बार बार आने की संख्या वाल की हम गुणा करवाए हैं, तो इसको हम बोलेंगे f(x). तो इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर आगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं, तो एक ज़्यादा बनाना पड़ता है योग का। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारे हुए 1 2 3 4 5 6 और एक बनेगा हमारा योग का। तो इसको हल करते हैं। ऊंचाई सेंटीमीटर सबसे पहले लिख लेंगे 142.5, 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और 147.5। और ये जो कॉलम है वो किसका है योग का। बारंबारता 3 5 7 7 3 2, 3 5 7 7 3 2। इसका मतलब ये है कि 142.5 ऊंचाई के यानी कि 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिखाए गए लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर दी गई, उसकी बारंबारता दी गई है। तो 142.5 ऊंचाई जो सेंटीमीटर में वो कितनी बार है, वो 3 बार है। वो ऊंचाई लड़के की या जिसकी भी होगी, यहाँ पर दिया नहीं गया है तो ऊंचाई दी गई हमको केवल। तो यहाँ पर ये कॉलम हम लिख लेंगे, इसकी सहायता से ऊंचाई दी गई है। बारंबारता का भी कॉलम लिख लेंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई गुणे बारंबारता यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख सकते हो या दोनों को पास में लिखकर तब लिखेंगे। 142 आपके में एक साथ मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, इसमें लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 15 का 5 हासिल कितना लगेगा 1, दशमलव भी लग जाएगा।
3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होगा 7। फिर 3 चक्कू 12 के 2 हासिल कितना लगेगा 1। फिर 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर चाहे दोनों की ये मल्टीप्लाई ये बराबर करके लिखिए या सीधे सीधे गुणा हो जाएगी fx। देखिएगा कैसे किया गया। तिपज 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हुआ। 3 चक्कू 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से लिखेंगे। पचम 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तियाँ 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। 5 चक्कू 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लगा 2 और 5 एकम 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7। दशमलव हमारा एक अंक के बाद ही रहेगा क्योंकि सब में एक एक अंक बाद दशमलव लगा है तो आंसर में भी एक एक अंक बाद दशमलव। 7 पना 35, 35 के 5 हासिल कितना लगेगा 3। 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल लगा 3। 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल लगा 3। 7 कम 7, 7 और 3 हो जाएगा 10। यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखें कि अंक संख्या के नीचे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए। फिर अगला देखेंगे 7 पना 35, 35 के 5 हासिल लगा 3। फिर 7 पना 35 और 35 और 3 38, 38 के 8 हासिल लगा 3। 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल लगा 3। 7 कम 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। अगला तिपच 15, 15 के 5 हासिल लगा 1। तिछाक 18, 18 1 19 के 9 हासिल लगा 1। 3 चक्कू 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। फिर 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 2 से 14, 14 1 15 के 5 हासिल लगा 1। 2 चक्कू 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 एकम 2 केवल क्या लिखा जाएगा 2 ही क्योंकि हासिल तो लगा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे सिग्मा fx। अब हम करेंगे योग। तो जब योग करते हैं तो इसका हम क्या लिखते हैं सिग्मा f। सिग्मा f बराबर यानी कि f होता है बारंबारता, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो बारंबारता का योग करेंगे 3 5 8 7 15 और 7 22, 22 और 5 27। तो ये हो जाएगा हमारा 27। इसको जोड़ेंगे 5 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25, 25 के 5 हासिल कितना लगेगा 2। जब 2 हो गया तो 7 7 14, 14 और 2 16 और 1 17 और 8 25 और 9 34 और 5 39, 39 के 9 हासिल कितना लगेगा 3। तो 3 2 5 1 6 1 7 1 8 3 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल लगेगा 2। तो 4 और 2 हासिल 4 2 6 और 7 13 और 4 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल कितना लगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 2 और 1 हासिल लगा था कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब इसके बाद हम निकालेंगे समांतर माध्य बराबर। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना दिया है 3909.5, 3909.5। ये क्या होगा बताइए, ये होगा सेंटीमीटर। तो आगे लिख देंगे सेंटीमीटर और बटे में सिग्मा f बारंबारता का योग आया है 27। तो नीचे क्या लिखा जाएगा 27। अब इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे समांतर माध्य निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 और ये लिखेंगे 3909.5। ये आगे सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई थी। यहाँ पर जो भी मात्रक होगा आंसर में वही मात्रक लगेगा।
27 का पहाड़ा 39 में है, तो 27 एकम 27, बहुत ध्यान से भाग करिएगा। 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, उतारेंगे कितना 0, तो हो गया 120। तो यहाँ पर इसको 30 मान के चलिए, तो 3 चक्कू 12, यहाँ पर देखिएगा 2 है 27 है, यानी कि 1 अंक इधर का निकाल देंगे तो 1 अंक इधर का भी निकाल देंगे। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि अगर हम इसको 6 बार ले जाते हैं ना तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 भी 6 से गुणा होगी। ये इस तरीके से मान सकते हैं। 27 है, आप 30 मान के चलिए। जब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 में, तो 3 चक्कू 12, यानी कि 4 बार में 120 होगा। तो यानी कि 4 बार ले जाते हैं, फिर देखते हैं। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाता है क्या, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10। चलो यहाँ पे देखते हैं 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि इसने हासिल दिया था। तो यहाँ पे 12 बचा, कहने का मतलब डिवाइड सही है। तो आगे उतारेंगे क्या 9, तो फिर से कितनी बार ले जाना पड़ेगा, फिर से 4 बार ही जाएगा। तो 4 बार गया था तो हुआ था 108, घटाएंगे 9 से 8 गया 1, 2 से 0 गया 2, यहाँ पे क्या बचेगा क्रॉस, अब दशमलव लगाया तो दशमलव लगाएंगे, उतारेंगे क्या 5, हो गया 215। 30 माने के चलिए, 3 3 9, 3 के बाद 3 7 21, यानी कि 7 बार ले जाते हैं। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ कितना बचेगा 0, तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पीछे क्या बचेगा क्रॉस। 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा हमारा 0, यानी कि 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे हमारा बचा 26। 26 के बाद यहाँ पर देखिएगा, अब 0 तुम बढ़ा सकते हैं, तो 0 ये हो गया। तो 27 दहम का होता है 270, 27 दहम का 270। जब 27 दहम का 270 होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो दहम का नहीं 9 बार ले जाएंगे। 9 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया क्रॉस। तो दशमलव यानी कि सेंटीमीटर के बाद, यानी कि सेंटीमीटर जो दशमलव के बाद 2 अंकों तक होते हैं, कहाँ तक 2 अंकों तक। तो इसका मान जो है पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो अनुमानित मान इसका मान लिया जाएगा 144 और दशमलव। यहाँ पर देखिएगा कैसे अनुमानित मान मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 7 है ना, 7 9 का मतलब जब आगे वाली संख्या, ये वाली संख्या अगर 0 से 4 तक की होती है, तो यहाँ पर जिसके नीचे अंडरलाइन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 5 से 9 के बीच में है तो 7 में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 144.8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। पाई ग्राफ हम तभी बना पाएंगे जब हमको मालूम होगा केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण का फार्मूला क्या होता है, संगत आंकड़ा और बटे होता है कुल आंकड़े, और गुणा करवाते हैं 360 से, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है संगत आंकड़ा, संगत आंकड़ा बटे कुल आंकड़े और गुणा करवाते हैं 360 से। ये होता है केंद्रीय कोण निकालने का फार्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर अनाज दाल दी गई है, यानी कि अनाज का मतलब ये अनाज से संबंधित है, तो दालें हैं मक्का मटर चना गेहूं धान की, ये सब दालें हैं, यानी कि अनाज दाल, यानी कि दाल भी है कुछ अनाज भी हैं।
उत्पादन लाख टन में दिया गया है 4 लाख टन, यानी कि मटर का होता है 4 लाख टन, चना का 6 लाख टन, गेहूं 10 लाख टन, धान 12 लाख टन। तो यहाँ पर हमको निकालना होगा केंद्रीय कोण। यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय कोण, पहले सबसे पहले मक्का का केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मक्का का केंद्रीय कोण बराबर, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, संगत आंकड़ा। संगत आंकड़ा का मतलब है जिसका भी हम केंद्रीय कोण निकालेंगे मक्का का, तो संगत आंकड़ा जो हमारा होगा वो होगा 4 बटे जो होगा वो कुल आंकड़े। कुल आंकड़े कहाँ से मिलेगा, कुल आंकड़े ये जो हमारे आंकड़े हैं संगत आंकड़ा, इनको हम जोड़ देंगे तो कुल आंकड़े मालूम हो जाएंगे। 12 और 10 22 और 6 28 और 4 32 और 4 36, कुल आंकड़े हैं यहाँ पर 36। तो कुल आंकड़े वही रहेगा, 360 भी वही रहेगा, केवल हमको संगत आंकड़ा चेंज करना, जिसका भी होगा तो ये वाले कॉलम वाले लिखे जाएंगे। तो मक्का का केंद्रीय कोण बराबर हो जाएगा 4 और बटे हो जाएगा 36 और ऊपर गुणे में रहेगा क्या रहेगा 360 अंश, 360 अंश। तो 36 एकम 36, ये 36 एकम 36, एक जीरो है तो जीरो लग जाएगा। तो 10 चौक बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये मक्का का केंद्रीय कोण मालूम हो जाएगा। मक्का का जो केंद्रीय कोण आया 40 डिग्री। अब हम निकालेंगे मटर का केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मटर और फिर का केंद्रीय कोण, आपको वैसे ही लिखना है। तो मटर का कितना दिया है, ये भी मटर का हमारा दिया है 4, यानी कि संगत आंकड़ा 4 है, बटे कुल आंकड़ा जो है हमारा 36 है। ये दोनों सब में यानी कि 36 ऐसे रहेगा और गुणे आगे क्या लिख देंगे, फार्मूले में 360 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री। 36 एकम 36, तो 36 एकम 36 ये होगा, जीरो बढ़ जाएगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, मटर का जो केंद्रीय कोण होगा इसका भी 40 डिग्री ही होगा। अब मटर के बाद चना का केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चना का केंद्रीय कोण बराबर, चना का कितना होगा, सबसे पहले संगत आंकड़ा हमारा 6 है, बटे में क्या होगा, बटे में होगा कुल आंकड़े कितने हैं 36 और गुणा करवाएंगे कितने से, गुणा करवाएंगे 360 डिग्री से, 360 डिग्री से गुणा। तो बराबर इसको हम हल कर लेंगे तो 36 एकम 36, 36 एकम 36, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 10 6 का 60 डिग्री। चना का केंद्रीय कोण 60 डिग्री आया निकल के। अब हम गेहूं का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गेहूं का केंद्रीय कोण बराबर, तो संगत आंकड़ा गेहूं का कितना दिया है 10, यानी कि उत्पादन लाख टन में ये संगत आंकड़ा हमारा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 बटे में क्या होगा, कुल आंकड़े कितने हैं 36, यानी कि कुल आंकड़े इनका सबका योग होता है और गुणा कितने से करवाएंगे 360 डिग्री से। तो 36 एकम 36, 36 एकम 36 फिर से जीरो बढ़ जाएगा तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 डिग्री। गेहूं का जो केंद्रीय कोण निकल के आया कितना आया 100 डिग्री आया। अब हम निकालेंगे धान का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धान का केंद्रीय कोण, धान का केंद्रीय कोण बराबर, धान का जो संगत आंकड़ा दिया है वो है 12 बटे क्या होगा, कुल आंकड़े दिए हैं 36, यानी कि इनका सबका योग और गुणे कितने से करवाएंगे 360 डिग्री, क्योंकि कोण की बात करते हैं 360 डिग्री से गुणा। तो 36 एकम 36, 36 एकम 36, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 12 दाम का जो होगा वो 120 डिग्री। धान का जो केंद्रीय कोण होगा वो 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। जब हमको केंद्रीय कोण मालूम हो गए ना सभी के, तभी हम आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण। तो यहाँ पर देखिएगा हमको आवश्यकता पड़ेगी प्रकार और पेंसिल की। तो प्रकार में लगाएंगे पेंसिल और सबसे पहले हम एक बनाएंगे सर्किल। क्या बनाएंगे, सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त। तो यहाँ पर बनाते हैं पाई ग्राफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वृत्त।
वृत्त जहाँ से हम चालू करेंगे ना बिल्कुल वहीं पे समाप्त होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया वृत्त। यहाँ पर केंद्र जहाँ पर है वो हम दर्शा देंगे। और पाई ग्राफ, तो सबसे पहले अब हम केंद्रीय कोण को बनाएंगे तो ये हमारा पाई ग्राफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको एक लाइन तो आपको खींचना ही पड़ेगा। एक लाइन यहाँ पर हम खींचते हैं बिल्कुल बीच में, यानी कि एक त्रिज्या हम खींच लेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या हो गई। तो सबसे पहले मक्का का केंद्रीय कोण बनाते हैं पाई ग्राफ पर। मक्का का केंद्रीय कोण कितना है 40। तो यहाँ पर हम 40 डिग्री का कोण बनाते हैं। चांदा ये वाला जो हमारा सूरज टाइप में बना है, तो ये बीच वाला जो केंद्र है वो यहाँ पर होना चाहिए, इसके सेंटर, इसमें भी केंद्र पर। और ये लाइन ढक लेनी चाहिए जीरो वाली इस लाइन को। तो ये हमने रखा चांदा। 40 डिग्री का कोण बनाना है तो हमेशा नीचे वाले देखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ से हम सभी एंगल बनाएंगे। तो 40 कहाँ ये वाला, तो इसके सामने हम लगा देंगे 40 डिग्री के सामने पॉइंट। तो इसको मिलाएंगे, लेकिन पॉइंट से नहीं मिलाएंगे, पॉइंट को सीधे में रखेंगे इसके सामने। बस हमको मिलाना इतना ही है। तो ये हो जाएगा, ये जो होगा ये होगा 40 डिग्री। और ये 40 डिग्री क्या है, इसमें लिख देंगे हम मक्का। 40 डिग्री क्या हो गई, मक्का। अब इसमें हम बनाएंगे फिर मटर का केंद्रीय कोण। मटर का जो केंद्रीय कोण दिया है वो भी 40 डिग्री ही दिया है। तो रखेंगे यहाँ पर हम चांदा फिर से इसी प्रकार से, अब बना देंगे मटर का केंद्रीय कोण यानी कि 40 डिग्री। तो 40 हमारा ये इसके सामने है। तो इसकी सीध लेकर 40 डिग्री एंगल की सीध लेकर यहाँ पर हम केंद्र से मिलाएंगे और परिधि तक ही मिलाएंगे। जहाँ पॉइंट लगाया है वहाँ तक नहीं जाना है। तो ये भी हमारा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, ये होगा, ये भी 40 डिग्री ही होगा। ये जो केंद्रीय कोण है किसका है, मटर का। अब इसके बाद में चना का केंद्रीय कोण। चना का जो केंद्रीय कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया गया है। चना का केंद्रीय कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा रखेंगे हम चांदा। जो वृत्त का केंद्र है वो वाला यहाँ पर होना चाहिए, इस चांदे के ऊपर केंद्र में बिल्कुल बीच। और फिर लाइन को लाइन ढक लेना चाहिए। बनाना कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है ये। तो 60 डिग्री के सामने लगाएंगे हम पॉइंट। पॉइंट से नहीं मिलाना है, पॉइंट को सीधे में रखकर वृत्त की परिधि तक मिला देना है। ये मिल गया। तो ये कितनी डिग्री था, 60 डिग्री। और ये किसका केंद्रीय कोण था, ये था चना का। इसके बाद अब गेहूं का केंद्रीय कोण। गेहूं का केंद्रीय कोण दिया है 100 डिग्री। तो गेहूं का हम बनाएंगे केंद्रीय कोण 100 डिग्री। देखिएगा यहाँ पर रखेंगे हम चांदा और लाइन पर लाइन ढक लेनी चाहिए। गेहूं का जो केंद्रीय कोण दिया है वो दिया है 100 डिग्री। तो ये 90 यहाँ पर होता है, 100 इसके सामने होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट और इसको हम देंगे मिला। इसको लाइन पॉइंट को सीधे में रखकर वृत्त के केंद्र से परिधि तक ही खींचना है। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है। और ये 100 डिग्री क्या है, गेहूं। क्या है, गेहूं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, गेहूं। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में बचता है धान का केंद्रीय कोण 120 डिग्री। ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में स्वयं बन जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 120 डिग्री है या नहीं है। तो ये रखा हमने चांदा। देखिएगा ये हमने रखा, ये लाइन पर लाइन रखी। ये वाली लाइन देखिएगा कहाँ पर जा रही है, 120 के सामने ही जा रही है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 120 डिग्री। अगर आपने डिग्री यहाँ से अगर कम किया तो लास्ट में फिर कम ज़्यादा होगा। अगर लास्ट में बिल्कुल फिक्स पहुँच रहा है तो आपने फिगर जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो 120 डिग्री किसका है केंद्रीय कोण, ये है धान का। तो ये हमारा बन जाता है पाई ग्राफ। तो इस प्रश्न में आपको इतना ही करना है। जब भी हमको अनाज दर पाई ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालने की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कोण निकालने के बाद ही हम पाई ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ब्रेड, मीठा बिस्कुट ये बिक्री दी गई है, तो त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके, त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। तो सारणी बनाना है, यानी कि जैसे हम कार्य केंद्रीय कोण निकालने के लिए कर रहे थे उसके तरीके से, जैसे ये सारणी बनी इस तरीके से हमको सारणी बनाना है। तो सारणी बनाते हैं फिर। तो सारणी बनाते समय 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 कोठों की आवश्यकता होगी आपको। तो 6वां कोठा कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक और खींच लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हमारा होगा वस्तुओं का, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है, तो ये हमारे हो जाएंगी वस्तु। दूसरा जो कॉलम होगा वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है, तो बिक्री यहाँ पर लिखेंगे बिक्री, और बिक्री में क्या लिखेंगे? रुपये में। और यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा केंद्रीय कोण, क्योंकि त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके, तो यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न फार्मूला हमारा क्या होगा? वो हमारा आपका वही रहेगा। क्यों? क्या? संगत आंकड़ा, संगत आंकड़ा बटे क्या हो जाएगा? कुल आंकड़े, कुल आंकड़े, और गुणा किससे करवाएंगे? 360 डिग्री से। संगत आंकड़ा जैसे मान लो जिस वस्तु का होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ब्रेड, मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट, फिर क्या है? पेस्ट्री, और इसके अलावा जो भी अन्य है वो अन्य में चला जाएगा। इसके अलावा बिक्री रुपए में कितनी दी गई है? 320, 120, 160, 80 और 40। इसका केंद्रीय कोण निकालते हैं। केंद्रीय कोण का फार्मूला होता है संगत आंकड़ा। संगत आंकड़ा यहाँ से लिया जाएगा, यानी कि 320 गुणे किससे करवाएंगे? गुणे 360 डिग्री से, बटे में हो जाएगा कुल आंकड़े। कुल आंकड़े इनको जोड़ के निकाला जाएगा, यानी कि 0 0 0 ये, तो 360 हुआ। 360 के बाद में क्या होगा? 360 बटे, बटे में क्या होगा? कुल आंकड़े। कुल आंकड़े को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले 0 हुआ था, तो 2 2 4 6 10 8 18, और 18 और 4 8 4 12 22, 22 के 2 हासिल कितना लगा? 2। तो 3 1 4 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा? 7, यानी कि नीचे से आंसर जो मिलेगा वो होगा 720। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? 720। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 0 से 0 कटा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, और फिर एक 0 बढ़ जाएगा। तो इसका जो केंद्रीय कोण निकल कर आएगा ब्रेड का, वो आएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। मीठा बिस्कुट का निकालेंगे केंद्रीय कोण, तो सबसे पहले मीठा बिस्कुट यानी कि संगत आंकड़ा रखेंगे, यानी कि 120 गुणे क्या होगा? 360 डिग्री, और बटे में क्या होगा? बटे में होगा 720, यानी कि कुल आंकड़े 720। फिर से 0 0 कटा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 2 एकम 2, तो ये कटेगा 2 छंग 12 और 0 हो जाएगा। तो बराबर ये कितना आ जाएगा? मीठा बिस्कुट का जो केंद्रीय कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। नमकीन बिस्कुट, तो सबसे पहले संगत आंकड़ा यानी कि 160 गुणा करवाएंगे 360 डिग्री से,
और बटे में क्या होगा, बटे में होगा कुल आंकड़े यानी कि 720। 0 से 0 कटा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 जीरो जा 0। तो नमकीन बिस्कुट का जो केंद्रीय कोण होगा वो 80 डिग्री होगा। पेस्ट्री का केंद्रीय कोण, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 80 और गुणे क्या होगा 360 डिग्री, बटे में होगा कुल आंकड़े 720। 0 से 0 कटा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 चक्कू 8 और 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अन्य में 40 डिग्री है तो इसका लिखेंगे, तो सबसे पहले संगत आंकड़ा यानी कि 40 गुणे क्या होगा 360 डिग्री और बटे में क्या होगा, बटे में होगा कुल आंकड़े यानी कि 720। तो इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 जीरो जा 0। तो इसका जो केंद्रीय कोण निकल के आएगा वो कितना आएगा 20 डिग्री। तो यहाँ से निकल के आ जाता है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए, तो ये हमारी बन गई सारणी। तो सारणी में आपको वस्तु और बिक्री रुपये में ये तो इसी में से मिल जाएगा, बाकी केंद्रीय कोण डाल के आपको हल करना पड़ेगा जैसे हम अलग करते थे पिछले प्रश्नों में। और उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी प्रकार और पेंसिल की। तो प्रकार में लगाएंगे पेंसिल, प्रकार में पेंसिल लगाने के बाद हम बना देंगे वृत्त। तो ये आपका बन जाएगा वृत्त, जहाँ से चालू होगा वहीं पे समाप्त होगा। अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो वृत्त बनाने के बाद इसका सेंटर देख लेते कहाँ पर है, ये है केंद्र। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक त्रिज्या बना लेंगे। अब यहाँ से हम केंद्रीय कोण बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला ब्रेड का जो केंद्रीय कोण है वो 160 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखते हैं चांदा, बनाते हैं 160 डिग्री का एंगल। सेंटर यानी कि केंद्र पर केंद्र और लाइन पे लाइन होनी चाहिए। वृत्त जितना बड़ा होगा उतनी आसानी होगी इसको लाइन को देखने में। तो यहाँ पर 0 पे रखा गया, बिल्कुल सेंटर पे बनाना है 160 डिग्री का कोण। तो नीचे वाले देखेंगे, देखते हुए चले आएंगे, 140, 150, 160 यहाँ पे आता है। तो ये लगाया हमने पॉइंट, लगा दिया हमने पॉइंट। अब इसको हम बनाएंगे लाइन। तो इसी के सामने रखेंगे, इसके सीध में चांदा या पटरी। तो इसके केंद्र से मिला देंगे हम इस प्रकार से, पॉइंट तक नहीं मिलाएंगे लेकिन यहाँ तक मिलाएंगे। तो इसका जो केंद्रीय कोण है, ये किसका केंद्रीय कोण है, ये ब्रेड का है। कितना है 160 डिग्री। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 160 डिग्री और इसमें हम क्या लिख देंगे, ब्रेड। ये है ब्रेड का केंद्रीय कोण। इसके बाद मीठा बिस्कुट का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तो फिर से चांदा रखेंगे। जो हमारी नई लाइनें बनती रहेंगी कोण की सहायता से, वही वाली हम सब पहली रेखा मानकर, त्रिज्या मानकर उसी पे हम कोण बनाएंगे। तो अब की बार कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री कहाँ पे मिलेगा, ये है हमारा 60 डिग्री। इसके सामने लगाएंगे पॉइंट और उसके केंद्र के सामने से मिला देंगे। तो ये हमारा मिलेगा इस प्रकार से। तो इसका हम केंद्रीय कोण लिख देंगे। ये हमने बनाया है केंद्रीय कोण किसका, मीठा बिस्कुट का। कितने है 60 डिग्री। तो ये चाप लगा, ये हुआ 60 डिग्री और इसके अंदर क्या लिख लेंगे, मीठा बिस्किट, मीठा बिस्कुट जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। इसके बाद नमकीन बिस्कुट 80 डिग्री। तो सब ये वाली सबसे लास्ट में खींची है, तो यहीं पे रखेंगे हम चांदा, 80 डिग्री का कोण बना लेंगे। नमकीन बिस्कुट जो है वो है 80 डिग्री में।
तो ये जो एंगल हो जाएगा त्रिज्यखंड, ये होगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री में ये क्या है, ये हमारा नमकीन बिस्कुट, तो इसके अंदर लिख लेंगे नमकीन और बिस्कुट, ये हो गया नमकीन बिस्कुट। अभी हमारा दो चीज़ें और बची है, पेस्ट्री 40 डिग्री और अन्य 20 डिग्री है। तो पेस्ट्री में बनाएंगे 40 डिग्री, पेस्ट्री 40 डिग्री, तो रखेंगे हम चांदा इस तरीके। सबसे लास्ट वाली लाइन यही खींची थी, तो सेंटर पे ये वाला रखेंगे, फिर लाइन पे लाइन रख देंगे। कुल मिला के देखिएगा 60 डिग्री ही है बचा वाला, लेकिन अभी 40 डिग्री बनेगा इसका पेस्ट्री का, फिर अन्य का बनेगा 20 डिग्री। तो 40 डिग्री का बनाते हैं। जब 40 डिग्री बनाएंगे 20 डिग्री अपने स्वयं आप बन जाएगा। तो इसको हम मिला देंगे, इसमें हम लिख देंगे जितना भी इसका त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण आया है, ये हमारा था 40 डिग्री। और 40 डिग्री में क्या था, ये पेस्ट्री का केंद्रीय कोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे पेस्ट्री। इसके बाद में अभी नापा था तो पूरा 60 डिग्री था कुल मिला के, तो ये हमारा बचा है 20 डिग्री। ये किसका है, अन्य का, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है लास्ट वाला। तो अन्य का केंद्रीय कोण है 20 डिग्री, तो इसमें हम लिख देंगे क्या, अन्य लिख देंगे, अन्य। तो इसी के साथ आपका ये हो जाता है प्रश्न नंबर 6 समाप्त। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।